डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के चैप्टर रासायनिक बलगतिकी की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है, किसी भी अभिक्रिया की जो दर है, यदि आपके पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें यदि आप देखें कि ए से मान लीजिए कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ इस अभिक्रिया की यदि हम बात करें, यदि वो कोई शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक ए की घात शून्य के इक्वल होगा, और यदि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी जो दर है वो अभिकारक ए की एक सांद्रता के समानुपाती होगा, और यदि ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो यही ए की घात 2 के समानुपाती होगा। जहाँ ये जो घात दिखाई दे रही हैं ये सभी अभिक्रिया की कोटि हैं। तो आज हम इनमें बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया की, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जैसा कि अभी इस पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो वह है जिसमें जो अभिक्रिया की जो दर है वो अभिकारक के एक सांद्रण के बराबर होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि जिस अभिक्रिया का वेग अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। माना कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तथा ए मोल प्रति लीटर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और उसमें जो ए मोल प्रति लीटर है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, तथा टी समय बाद ए में से एक्स मोल वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। अब सपोज कीजिए कि टी समय बाद, ये तो ए तो थी प्रारंभिक मात्रा, और टी समय बाद इसमें से कितने मोल वियोजित हो गए, एक्स मोल वियोजित हो जाते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि शेष मात्रा ए की कितनी बचेगी टी समय बाद, ए माइनस एक्स बचेगी शेष मात्रा। चलिए अब हम देखें, मान लिया यहाँ एक अभिक्रिया हमको दी गई है कि ये एक अभिक्रिया है जहाँ ए से उत्पाद बनना है। इस अभिक्रिया को यदि हम देखें तो ए से क्या बनना है, उत्पाद बनना है। टी बराबर 0 समय पर ए के कितने मोल हैं, ए स्मॉल ए, और टी समय बाद पर एक्स मोल ए के वियोजित हो गए, तो ये कितने मोल बचे, ए माइनस एक्स मोल बचे, यानी ए के एक्स मोल वियोजित हो गए, तो बचे कितने, ए माइनस एक्स मोल बचे। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस एक्स, ये अभिक्रिया का वेग है। तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स हमने इधर ले लिया, तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आ गया, और ये जो डी टी है ये के के साथ चला गया, के डी टी हो गया। तो के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है यहाँ पर समीकरण 2 का समाकलन करने पर। अब ये जो समीकरण इक्वेशन 2 है इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया है, ठीक है। समाकलन करने पर इसका माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स आ जाएगा, के टी प्लस सी, ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, यदि इसका समाकलन आप करते हैं तो माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। जो मैथ वाले बच्चे हैं उनके आसानी समझ में आ जाएगा, जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो इस चीज़ को रट लें। लॉगरिथम को ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहीं पे इसका मेन यूज होना है कि जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना है, इस लाइन को आप यहाँ से रट लें इस चीज़ को। अब यहाँ पर ये सपोज कीजिए हमारे पास t बराबर 0 समय है, यदि t बराबर 0 है तो x तो होगा ही नहीं, वहाँ t बराबर 0 है तो x तो होगा नहीं। तो समीकरण 3 से, ये जो समीकरण 3 है, यदि हम इसमें इन वैल्यूज़ को रख दें, x को रख दिया हमने और t को रख दिया, t की वैल्यू 0 रखने से k भी गायब हो गया, तो माइनस लॉग ई ए इज जो c जो है ये c किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस लॉग ई ए के इक्वल हो जाएगा। यदि आप इसे देखें तो ये जो आपका c है ये माइनस लॉग ई ए के इक्वल हो जाएगा। अब इस c को देखिए आप, समीकरण जो 3 है इस c के मान को इस समीकरण 3 में रख दें तो c की जगह क्या आ जाएगा, c की जगह हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस लॉग ये
ये सी की जगह हमारी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ। तो ये क्या रख दी हमने वैल्यू माइनस लॉग ई ए, तो ये माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स के टी माइनस लॉग ई ए। अब यहाँ ये देखने की बात है, यदि इस के टी को देखें हम, तो यदि इसको हम इधर ले जाएंगे, किसको, लॉग ई ए को, तो ये प्लस में होगा और ये माइनस में है ही। तो जब दो चीज़ सेम हो, लॉग ई, ठीक है, जब ऋणात्मक होता है तो जब वो कन्वर्ट होता है तो डिवीजन में चेंज हो जाता है। यानी ये तो प्लस में है लॉग ई ए, लॉग ई ए प्लस में है, और माइनस क्या आ रहा है, लॉग ई ए अपॉन ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, तो इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम इसकी लॉग की वैल्यू इस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो के टी बराबर आ जाएगा हमारे पास लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये इधर वाला साइड वाला पोर्शन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है हमारे पास, यदि यहाँ आप देखें लॉग ई, इस लॉग ई की वैल्यू को, चलिए मैं थोड़ा सा लॉग को आपको एक बार यहाँ आप होल्ड रखें इस चीज़ को, ठीक है। इस लॉग की वैल्यू को मैं थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ खाली पेज पर। देखिए अभी हम कह रहे थे कि हमारे पास कोई वैल्यू है लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए माइनस एक्स, ये वैल्यू है। यदि ये माइनस में है तो हमारे पास ये जो वैल्यू है लॉग, ये ए ऊपर आ जाएगा, और क्योंकि डिवीजन में है तो ये क्या आ जाएगा नीचे, ए माइनस एक्स। इस तरीके से यदि कोई चीज़ ऋणात्मक में है तो वो डिवीजन में आ जाती है लॉग में, यदि वो एक साथ संयुक्त करनी है तो। एक बात तो ये हो गई। एक चीज़ ये होगी, जो लॉग की वैल्यू है, लॉग का जो बेस है वो ई है, और ई में लॉग की टेबल आती नहीं है, तो हमें वो किस में बदलनी है, लॉग 10 में। 2.303 लॉग 10। यदि लॉग ई को लॉग 10 में बदलना है तो 2.303 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब इस इक्वेशन को हम ज़रा आगे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास हमने जो इक्वेशन यहाँ लेफ्ट की थी वो यहाँ से की थी, के टी इज इक्वल टू लॉग ई ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ये जो लॉग ई है, जब इसको हम लॉग 10 में चेंज करेंगे तो कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2.303 की, बस इतना किया गया है। तो हमारे पास ए अपॉन ए माइनस एक्स ऑलरेडी है ही। अब के इक्वल क्या हो जाएगा, के इक्वल क्या हो जाएगा, अब हमारे पास यदि के को हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी, यानी ये जो टी है ये कहाँ पहुँच गया, नीचे पहुँच गया 2.303 की, यानी के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमारी जो वैल्यू आ रही है, जो इक्वेशन आ रही है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण है। ये ध्यान रखने की बात है। मतलब हमारी ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण। तो यहाँ अभी जो आपने देखा, ये समाकलित समीकरण प्रथम कोटि की अभिक्रिया की जीरो ऑर्डर अभिक्रिया से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आएगी तो यही आएगी, इसका समाकलन निकालने को आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और इसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जरूर रखेंगे। तो इस चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30% सिलेबस अब कम कर दिया गया है। तो यहाँ यदि आप बात करें तो इस इक्वेशन का ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ ख़त्म होगा, यहाँ पर ख़त्म होगा, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ये आएगा ज़रूर एग्ज़ाम में। इसके साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्योंकि अब जो आगे का सिलेबस हटाया गया अब यही बचा है, या तो वेग से क्वेश्चन आएगा या फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया से यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो अब हम बात करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लक्षण की। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्नलिखित समीकरणों का पालन करती है। टी बराबर 2.303 अपॉन के लॉग 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। ये तो हमारे पास समीकरण होगी, पहले यहाँ के था, अब यहाँ टी कर दिया हमने। तो टी इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 10 सी ए नॉट अपॉन सी ए। अच्छा ये ए क्या है, ए क्या है, यहाँ पर पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा है। जो ए है ये ए इक्वल टू है पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा, लिख लेना है, ठीक है। और ए माइनस एक्स क्या है, ये टी समय बाद शेष मात्रा है, ठीक है। ऐसे ही ये सी ए क्या है, प्रारंभिक मात्रा है, और सी ए नॉट प्रारंभिक मात्रा है, और सी ए टी समय बाद शेष मात्रा है।
दूसरा हमारे पास प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया log 10 a माइनस एक्स तथा t समय के बीच ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। इस सरल रेखा की प्रवणता यानी स्लोप, जो ढाल आता है ना उसका, वो माइनस k अपॉन 2.303 के बराबर तथा उसका जो अंतरखंड है log a के बराबर होता है। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए y बराबर mx प्लस सी सरल रेखा की समीकरण है। यदि इसमें ग्राफ खींचा जाए तो उसका जो ढाल है, ठीक है, उसका जो ढाल है वो तो माइनस के 2.303 के बराबर होगा और इसका जो इंटरसेप्ट है वो log a के बराबर होगा। अब देखिए आप कुछ अदर भी यहाँ ग्राफ दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है ln r माइनस के टी प्लस ln r नॉट। तो सरल रेखा की समीकरण क्या है, y इजकल टू एम एक्स प्लस सी। तो y तो हो गया हमारे पास कौन, ये ln r, और एम एक्स कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, y इधर होता है और x इधर होता है। तो ये x कौन सा है, t है। तो ln r और t माइनस k जो ये आ रहा है ये स्लोप है, माइनस k जो है ये स्लोप है, ये रहा, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब जो बचा है हमारे पास ln r, ये जो ln r है ये यहाँ ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है हमें, इसे यदि नापेंगे हम, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ln r आ जाएगा। तो ये आपके पास एक दूसरी समीकरण है नेक्स्ट, के टी अपॉन 2.303 लॉग r नॉट अपॉन r क्या है, प्रारंभिक मात्रा, और ये क्या है, शेष मात्रा, और के टी 2.303 हमने के टी के इधर ले लिया है, तो ये भी एक उसकी की समीकरण आ रही है। अब इसको हमने चेंज कर लिया है, लॉग r नॉट अपॉन r इधर ले लिया है, ये रहा, और इसका ये जो t है ये ले लिया हमने इधर। अब क्योंकि ये कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये स्लोप कैसा आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। तो इसमें ये जो स्लोप है ये क्या बताएगा, k अपॉन 2.303 वैल्यू को ये बताएगा। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है वो निकल के आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता n गुना बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग n गुना अधिक हो जाता है। यदि आपकी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक की सांद्रता आपने n गुना कर दी, जितने गुना कर दोगे अभिक्रिया का वेग उतने गुना बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुविकल्पीय में अक्सर पूछा जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में यदि अभिक्रिया का वेग आपने n गुना बढ़ा दिया, अभिकारक की सांद्रता आपने n गुना बढ़ा दी, तो अभिक्रिया का वेग भी n गुना बढ़ जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया इकाई बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ। वेग की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आपके पास वेग स्थिरांक की इकाई किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए पर सेकेंड होगी। ये कैसे निकलती है पूरा डिटेल में इससे लास्ट वीडियो में आपको बता दिया गया है। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, अर्थात ये कभी पूर्ण होती ही नहीं है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है यदि उसको कंप्लीट किया जाए तो उसमें कितना समय लगता है, अनंत समय लगता है, अर्थात ये कभी पूर्ण नहीं होती है। अब बात आता है हमारे पास अर्ध आयु काल, बात आती है हमारे पास अर्ध आयु काल की। देखिए वह समय जिसमें पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाए वह उसके अर्धायु काल कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा, एक मिनट खाली पेज देख लूँगा ज़रा, चलिए इधर ही है लास्ट में, इसको देख लेते हैं एक मिनट। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके लिए देखिए आपको पता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग प्रारंभिक मात्रा a अपॉन शेष मात्रा, ठीक है, ये होती है। जहाँ पर a क्या है आप लिख सकते हैं, a बराबर है प्रारंभिक मात्रा, और a माइनस एक्स क्या है यहाँ पर, शेष मात्रा। अब इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ यदि आप बात करेंगे तो यदि हमारे पास समय जो है वो हो जाए अर्धायु काल 1/2, अर्धायु काल को t½ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जो प्रारंभिक जो शेष मात्रा है वो कितनी रह जाएगी, a माइनस एक्स कितनी हो जाएगी, प्रारंभिक मात्रा की आधी रह जाएगी। तो इस कंडीशन में k क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन t की जगह क्या हो जाएगा 1/2,
ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग प्रारंभिक मात्रा a और शेष मात्रा कितनी a/2, यानी यदि आप यहाँ देखें तो 2.303 अपॉन t1/2 log 2 रह जाएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 2.303 मल्टीप्लाइड पॉइंट तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही थी वो आ रही थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, एक मिनट, हाँ, हमारे पास जो इक्वेशन यहाँ पर आ रही थी वो आ रही थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/2 log 2, ठीक है। जो log 2 है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010, ठीक है, 10 बेस पर। तो इस 2 की वैल्यू हम रख दें, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी 1/2 log 2 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर जो वैल्यू है log 2 की वो रख देते हैं हम 0.3010, तो ये जो वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन t1/2 आ जाएगी, k इज इक्वल टू, तो ये अर्धायु काल है प्रथम कोटि की अभिक्रिया की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो है उसमें ये जितने भी अर्धायु काल वाले प्रश्न आएंगे वो इसी से सॉल्व होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायु काल में संबंध स्थापित कीजिए। तो इस पर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आएंगी और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम भी आपको आएंगी। तो यहाँ ये इक्वेशन आपकी निकल के आ जाएगी, इसको मैंने डिटेल में भी यहाँ पे शो कर दिया और आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कुछ उदाहरण है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण, जैसे H2O2 का अपघटन। H2O2 जो टूटती है वो H2 और ऑक्सीजन में टूटती है, इसमें वेग केवल H2O2 पर निर्भर करता है। ऐसे ही अमोनियम नाइट्राइट है, इसका अपघटन, अमोनियम नाइट्राइट से नाइट्रोजन बनती है, तो ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसके बाद है अम्ल की उपस्थिति में एथिल एसीटेट का जल अपघटन। यह एथिल एसीटेट है CH3CO C2H5, जल से इसका अपघटन कर रहे हैं। जल हमेशा एक्सेस में होता है और अभिक्रिया की कोटि से इसका कोई भी लेना देना होता नहीं है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, CH3COH प्लस C2H5OH, तो वेग इज इक्वल टू K एस्टर H2 की पावर 0। तो यहाँ पर ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, केवल एस्टर पर डिपेंड करेगी, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद है चीनी का जल अपघटन। यहाँ पे ये सुक्रोज जो है चीनी होती है, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है। इसका जब जल अपघटन करोगे तो आप ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो वेग इज इक्वल टू K सुक्रोज H2 की पावर 1, H2 की पावर 0। ऐसे ही डाई नाइट्रोजन N2O5 है, ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लास्ट है जो बहुत छोटा दिखाई दे रहा है आपको, कि सभी रेडियो एक्टिव विघटन प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती हैं। रेडियो एक्टिव विघटन से मतलब हमारा तात्पर्य है कोई पदार्थ जिससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है, और इसी के लिए अर्धायु काल भी हमने निकाला था। तो जितनी भी रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएँ हैं वो प्रथम कोटि की अभिक्रियाएँ हैं, ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। बहुविकल्प में बहुत पूछा जाता है। और इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होगा और ये चैप्टर हमारा 30% सिलेबस के अनुसार आज समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम इसके केवल आंकिक प्रश्न करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।